Hello everyone. Today is day 10 of our 45-day hard challenge and 34 days बोल सकते हैं. So 34 days अप्रॉक्स बचे हैं. So आज हम जितनी टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुकी हैं उसके अलावा देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमारे बचे हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉलिटी के पोर्शन पे आते हैं. वैसे तो ये भी पोर्शन बचा है, पार्ट 1 बचा है. ठीक है, पार्ट 2 भी छोटा सा ही है. फंडामेंटल राइट्स हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में ही पूछे जाते हैं. मतलब इसमें अराउंड अगर हम लोग सिंगल्स की बुक की बात करें तो 1000 से 1500 क्वेश्चंस इसी में हैं. तो इसको अलग से ही ये टॉपिक है, 100 क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट करेंगे. फिर एज सुन एज हमारा ये पॉलिटी पोर्शन कंप्लीट होगा तो पार्ट 4 और पार्ट 4A को कंप्लीट किया जाएगा. अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या क्या हो चुका है. तो यूनियन हो चुका है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव पावर एंड यूनियन जुडिशरी, और कैग भी हमारा हो चुका है. तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है. आप ये इसको देख सकते हैं. मैंने अपना प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं. ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है. सबसे पहला प्लेलिस्ट है हमारा जिसमें सारे 45 हार्ट के सारे वीडियोज़ हैं और इसको आप देख सकते हैं. एंड दूसरा एक और हमारी सीरीज़ चालू हुई है जो कि 20 डेज़ में CPC कंप्लीट करना है अपने को, क्योंकि हरियाणा ADA 5 तारीख को है. तो CPC जल्दी से जल्द कंप्लीट करना है. और कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने के बाद मैं फिर BNS पे आऊँगी और वैसे करके हम लोग चलेंगे. CPC इधर चल ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, BNS मैं चालू कर दूंगी और उसके साथ में फिर अगर CPC कंप्लीट हो जाता है उसके साथ में अपन BNSS और BSA भी कंप्लीट करेंगे. मतलब एग्ज़ाम से पहले वी विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स. इसीलिए अब मेरे चैनल पे एक दिन में 2 वीडियोज़ आएंगी, दोनों अलग अलग चैलेंजेस की. फिर हमारा पार्ट 5 जो है वो बात किसके बारे में बात करता है, स्टेट्स के बारे में बात करता है. तो इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है ऑलरेडी. तो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. एग्जीक्यूटिव भी कर लिया, स्टेट लेजिस्लेचर भी कर लिया है, लेजिस्लेटिव पावर भी कर लिया, हाई कोर्ट्स भी कर लिया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कर लिया. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या नहीं किया है इस पार्ट में से. UT वाला पोर्शन छोटा सा चैप्टर बचा है, तो पार्ट 6 हम लोग आज करने की कोशिश करते हैं. पार्ट 8. ठीक है, तो ये पंचायत से म्यूनसिपैलिटी अपना हो चुका है. फिर रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो ये भी हम करेंगे. तो हमारा 4th रहेगा पार्ट 11. ठीक है, फिर पार्ट 12 में हमने फाइनेंसेस कर लिए थे, चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था. तो अगर देखा जाए तो पार्ट 12 का चैप्टर 3, 4 करेंगे. ठीक है, पार्ट 13 भी बचा है हमारा. ठीक है, पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दिया है, ये करेंगे अपन. फिर इसके बाद सर्विसेज अंडर द यूनियन पब्लिक सर्विस यूनियन एंड द स्टेट. तो पार्ट 14 भी करेंगे. तो आगे इसके आगे का तो हमने नहीं किया है. मतलब इतना पोर्शन जो है हमारा पंचायत वाला पोर्शन और यूनियन एंड द स्टेट वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है. बाकी हम लोग बहुत इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बहुत छोटा छोटा है. जैसे हमने ये कर लिया, ट्राइब्यूनल्स हमने कर लिया है इस चीज़ को. ठीक है, तो ऐसे करके बीच बीच की चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, बस उसको हम लोग को वर्जन अप करना है. तो आज का एजेंडा हमारा रहेगा, हम पार्ट 8 कर लेते हैं. पार्ट 8 में यूनियन एंड टेरिटरी दिया गया है, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद सीक्वेंस में ही हम आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट को कवर करने की कोशिश करते हैं आज हम. तो 2 टॉपिक हम लोग तो आज का एजेंडा रहेगा. तो आज हम करेंगे यूटीज़ के बारे में. पार्ट 8 बात करता है और पार्ट 11 बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट के बारे में. तो ये चीज़ आज हम कवर करेंगे. हम पार्ट 10 भी कर लेंगे. पार्ट 10 भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरिया. इसमें मात्र 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी देख लेंगे इसमें इफ़ देयर इज़ एनीथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस. सो दिस इज़ आवर एजेंडा फॉर टुडे. जो पार्ट 8 है हमारा यूटीज़ के बारे में बताता है. ठीक है, इसको अपन बेयर एक्ट से देखते हैं. अब यूटीज़ हमारा पार्ट 5 था, ये यूनियन के बारे में बात करता है. पार्ट 6 जो है हमारा स्टेट के बारे में बात करता है. एंड पार्ट
8 जो है हमारा वो यूटीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यूटीज़ और स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? स्टेट्स जो होते हैं उनके खुद की इलेक्टेड बॉडी होती है, उनका एक तरह से ऑटोनोमसली वो काम करते हैं, वेयर एज यूटीज़ जो होते हैं वो यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, और जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसके थ्रू प्रेसिडेंट काम करते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, और पूरा जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इसीलिए अलग से प्रोविज़न बना करके इसमें डाला गया था। तो 239 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। तो पार्लियामेंट बाय लॉ जो भी यूनियन टेरिटरी है उसको एडमिनिस्टर करेगी प्रेसिडेंट, ठीक है, और अपॉइंटमेंट कर सकती किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को जैसा वो अपने सही समझे। और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो ऑल्सो अपॉइंट करेगा गवर्नर को, गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि पार्ट 6 में जो हमारे स्टेट में जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो रही थी उसमें प्रेसिडेंट चाहें तो किसी भी गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई यूटी स्टेट के एडजेसेंट है, मतलब ज्वाइनिंग है, उसके बगल में है, तो उसका उस स्टेट का गवर्नर को उस यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है। और जो भी गवर्नर होगा, वेयर गवर्नर इज सो अपॉइंटेड ही शैल एक्सरसाइज फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अलग अलग प्रोविज़न दिया गया है, जैसे 239A में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लोकल लेजिस्लेचर के बारे में बात की जाती है। तो पार्लियामेंट चाहे तो यूटीज़ में कर सकती है, जैसे पुदुचेरी में हमारा खुद का एक इलेक्टेड बॉडी है, अ बॉडी वेयर इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है चाहे तो। और इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो 368 में जो अमेंडमेंट होता है वो नहीं कहलाएंगे, मतलब 368 का अमेंडमेंट नहीं होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ऐसे ही हो जाएंगे विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर 339 का ए बात करते हैं दिल्ली के बारे में, बस अपने को हेडिंग से याद रखने हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा, इसकी रेंज बताती हूँ आपको, ठीक है। जो पार्ट 8 है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है 239 टू 242, ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं, यहाँ से 239 से लेके 242 तक इसके आर्टिकल्स है, और बाकी इसमें ए बी जो भी होता है उससे अपने को मतलब नहीं है। और ये किसके बारे में बात करता है? तो यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है। अच्छा, जी के क्वेश्चन अपना कि हमारे स्टेट में कितने स्टेट्स हैं टोटल आज तक, और कितने यूटीज़ हैं। तो हमारे स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट है और 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं, फिर हमारा जो फर्स्ट सेक्शन आर्टिकल आता है दैट इज़ आर्टिकल 239। वो किसके बारे में बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी। 239A बात करता है कि लोकल लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश की जा सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एस्टैब्लिश की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे सारी पावर किनके पास है? यहाँ पे पार्लियामेंट के पास है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास है बनाने की, क्रिएट करने की, तो चाहे कर सकते। जैसे पुदुचेरी में अभी इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पे जितने भी स्टेट्स होते हैं, पुदुचेरी ऐसा स्टेट है, ऐसा यूटी है जिसमें अलग अलग स्टेट में वो फैला हुआ है, तो वहाँ पे इलेक्शन हो करके वहाँ सरकार बनी है अभी रिसेंटली। और इसमें ये बोला गया है कि ये 368 का आर्टिकल का अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, तो 339 में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, 339A में हमारा लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन हो गया, और 239A में हमारा जो होगा वो दिल्ली के बारे में प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। फिर आगे आते इसके अंदर उतना ज़्यादा पूछता नहीं है। चलिए सवालों पे आते हैं। उसके बाद ये 240 हमारा इम्पोर्टेंट है, पावर है प्रेसिडेंट की मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूटीज़ के बारे में रेगुलेशन बना सकती है चाहे तो। और हाई कोर्ट्स के बारे में दिया गया कि यूटीज़ के हाई कोर्ट्स होंगे, तो ये अभी हम लोग अगर सवाल आएगा तो उसको अच्छे से बैठ के याद करेंगे। तो दिल्ली के बारे में हमारा दिया गया है कि दिल्ली में हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। सवालों पे आते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू होल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हेड ऑफ द। दिल्ली हाई कोर्ट ने कौन सा
आर्टिकल को रेफ़र किया था, होगा उनका कोई केस होगा, उसमें उन्होंने रेफ़र किया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेड है एनसीटी ऑफ दिल्ली के, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हेड हैं किसके, एनसीटी ऑफ दिल्ली के। तो यहाँ पे आंसर दोनों होगा, आर्टिकल 239 में भी दिया गया है, 239A में भी दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात करता है। चलिए आगे आते हैं। तो जो हमारा यूटी है दिल्ली का, वो नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहलाता है, किस कारण कहलाता है? तो ये कहलाता है बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ 239AA बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। इसीलिए ये कहलाता है क्या, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर आगे आते हैं, कौन सा आर्टिकल जो है वो दिल्ली के बारे में बात करता है? तो ए याद रखेंगे, दिल्ली में थोड़ा सा तू तड़ाक चलता है, तो वहाँ पे एक दूसरे को ए ऐसे करके बोलते हैं, तो ये इसका आप रीजनिंग याद कर सकते हैं कि ए में बस दिल्ली है। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो आपको याद करनी ही होगी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज़ के बारे में बात करना है तो 39 हो गया। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या लेजिस्लेचर के बारे में बनाना है तो हमारा 39A हो गया। फिर दिल्ली के बारे में बात करना है तो 39AA हो गया। ठीक है, फिर आगे आते हैं। तो चीफ मिनिस्टर है एनसीटी ऑफ दिल्ली का, वो अपॉइंट कौन करेंगे? तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करें, क्योंकि यहाँ पे यूटी है और मेन जो भी अथॉरिटी है वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी। चीफ मिनिस्टर जो होंगे एनसीटी ऑफ दिल्ली के अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ये फॉर्मल अपॉइंटमेंट है, बाकी वहाँ पे इलेक्शन होगा, जो भी पार्टी जीतेगी उसका जो हेड रहेगा वही बनेगा, लेकिन ये सेरेमोनियल जो काम है वो प्रेसिडेंट का ही रहेगा इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली। फिर ये सवाल है एनसीटी ऑफ दिल्ली के संदर्भ में क्या चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, अगर ओपिनियन होता है एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो एलजी डिसीजन शैल बी रिफर्ड टू द प्रेसिडेंट फॉर द डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई भी डिफरेंस इन ओपिनियन होता है, जनरली जो एलजी होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को रेफ़र कर सकते हैं, और जो प्रेसिडेंट का जो भी फैसला होगा वो सही होगा, तो ये सही है हमारा। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड बॉडी है ये, प्रॉपरली इलेक्शंस आए हैं। तो चलिए ऐसी चीज़ें याद नहीं होंगी, पूरे प्रोविज़न को ही हम लोग बैठ करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिससे इसको ऐड किया गया था, और इसके बाद जो दिल्ली है यूटी ऑफ दिल्ली को हम एनसीटी ऑफ दिल्ली कहलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आएंगे। और जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स को रिज़र्व किया जाएगा शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहे इलेक्शन वाले प्रोविज़न जो है इस पे अप्लाई करेंगे। फिर आगे आते हैं, फिर यहाँ पे पावर्स के बारे में बोल रहा है कि जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है वो चाहे तो लॉ बना सकती है इन दी स्टेट लिस्ट एंड दी कॉन्करेंट लिस्ट। बस कुछ नाम इन्होंने दिए हैं, 3 नाम दिए हैं, 64, 65 एंड 66। जो एंट्री 1 है, 2 है और 18 है स्टेट लिस्ट का, वो किस किस के बारे में बात करता है? एंट्री 1 है जो पब्लिक ऑर्डर के बारे में बात करता है, पब्लिक ऑर्डर। 2 है पुलिस के बारे में बात करता है, एंड 18 जो है वो लैंड के बारे में बात करता है। तो ये सारी पावर हमारे जो भी लेजिस्लेचर बनाया जाएगा बाय इलेक्शन उसके पास नहीं होगी। कौन सी पावर नहीं होगी? पुलिस की नहीं होगी, पब्लिक ऑर्डर की नहीं होगी और लैंड की नहीं होगी। फिर आगे आते हैं, फिर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ बनाती है तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए एलजी उसको रख सकते हैं, और जो भी लॉ बनाती है वो प्रिवेल करेगा, मतलब। ठीक है, फिर हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो 10% रहेगा टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और चीफ मिनिस्टर जो उसका हेड रहेगा वो एड एंड एडवाइस, मतलब एडवाइस देगा
उनको किनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। उसके बाद यहाँ पे देखिए चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर का प्रेसिडेंट कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो होल्ड करेंगे अपना जो भी पोजीशन है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। चलिए इतना सारे प्रोविज़न है, तो ये वाले का आंसर होगा 20 के 52 का आंसर होगा सी। ठीक है, अगर कोई भी इनकरेक्ट बोला जा रहा है यहाँ पे तो इनकरेक्ट यही होगा कि इफ़ एनी लॉ मेड बाय दी, ये वाला होगा हाँ, क्योंकि ये भी सही है क्योंकि कोई भी लॉ बनाया जा रहा है बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और वो रिपग्नेंट है, मतलब कंसिस्टेंसी में नहीं है पार्लियामेंट्री लॉ जैसे, तो लॉ ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा। जो चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर है वो अपना ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द लेफ्टिनेंट। यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। ये थोड़े टॉपिक्स थोड़े से मतलब मोनोटोनस से और बहुत से वेग टाइप के टॉपिक्स हैं, बट स्टिल हल्का फुल्का अगर आप उस लेक्चर को भी देख लेते हैं ना थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से, तो बस चीज़ें याद रह जाएगी और मे भी क्वेश्चन सही हो जाए अपना। फिर हमारा कौन सा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है कौन से सब्जेक्ट्स में लॉ नहीं बना सकती है, तो हमने क्या पढ़ा था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक ऑर्डर लिखा है, तो इसमें लॉ नहीं बना सकती। फिर एक केस है गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो यहाँ पे बेंच ने कौन से उसको देखा था, मतलब कौन से प्रोविज़न को इंटरप्रेट किया था। तो ये केस उस साल में आया होगा मे बी, तो 54 का है, DULLM का है, तो इसका आंसर है डी। 39 के ए में दिया गया है, उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया गया था, इंटरप्रेट किया गया था। चलिए हमारा जो है आज का एजेंडा से यूटीज़ कंप्लीट हुआ, 10-15 मिनट लगे अपने को। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब पे आते हैं, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के ऊपर आते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने याद नहीं कराए ना, तो इसके हम लोग इंडेक्स में आते हैं। यहाँ पे अपने को याद करना है रेंज क्या है इसका, 239 to 242, राइट, 239 to 242। और इसमें क्या क्या याद करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज़ के बारे में याद कर लेंगे, लोकल लेजिस्लेचर का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे हम लोग ए में। फिर ए में दिल्ली के बारे में है क्योंकि ए करके बात करते हैं वहाँ पे सब। फिर प्रेसिडेंट की पावर है रेगुलेशन बनाने की, 40 में है, और 41 में दिया गया हाई कोर्ट्स जो हैं यूटीज़ के लिए होंगे, मतलब जो स्टेट होगा उसके हाई कोर्ट्स भी यूटीज़ के लिए काम करेंगे। ठीक है, इतना सा प्रोविज़न अपना कंप्लीट हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हाँ ये भी बचा अपना कॉर्पोरेट सोसाइटी, अब इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो कॉर्पोरेट सोसाइटी में हमारे 2 क्वेश्चन आई गेस होने चाहिए मुश्किल, ये भी हमारा हो चुका है, म्यूनसिपैलिटी के साथ हमने कर लिया था इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं हमारे पार्ट 10 में, क्या दिया गया, शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब के बारे में दिया गया है। फर्स्ट है 244, अगर मैं बात करूँगी तो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेगा। अब इसके सवालों पे आते हैं। तो हमारा दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज़ रेलेवेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया के बारे में कौन सा बात करता है। तो 7 शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, लिस्ट के बारे में, तो ये तो नहीं होगा। 8 शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, लैंग्वेज के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल किसके बात करता है, यूटीज़ के बारे में। और 5th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, सो हमारा एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग आ गए 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल बात करता है ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। और जो हमारा 6th शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है, तो बात करता है ट्राइबल एरियाज़ ऑफ 4 स्टेट, ट्राइबल एरियाज़ ऑफ 4 स्टेट, दैट इज़ AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, फिर आगे आते हैं। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ एनी स्टेट, शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब के बारे में दिया गया है, तो ये तो सही लग रहा है अपने को। कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट,
अब ये सवाल जो है वो CBI APP का एग्ज़ाम है, UPSC कंडक्ट कराती है, तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लगेगा कि हाँ प्रोविज़न तो रहता है, प्रोविज़न रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट। बट अगर हम लोग बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसमें क्लियरली मैंशनड है कि प्रोविज़न जो है बनाया गया है, 5th शेड्यूल का प्रोविज़न बनाया गया है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब के एरियाज़ जो हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए बनाया गया है। इन एनी स्टेट तो सही है, बट अदर देन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। मतलब ये चीज़ इनकम्प्लीट है, इसीलिए दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। तो ये इतना डीप में भी पूछ सकता है UPSC जब कंडक्ट कराता है कोई भी एग्ज़ाम रिलेटिंग टू द लॉ, तो इतना भी डिटेल में पूछ सकता है। तो यहाँ पे एनी स्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए गलत हो जाएगा। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब फॉर द स्टेट ऑफ AMTM, ठीक है। ये पार्लियामेंट जो है वो फॉर्म कर सकता है स्टेट ऑफ असम एज एन ऑटोनोमस, असम के लिए ऑटोनोमस बनाने का पावर है। और जो लॉ, एक लॉ के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, और ये सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है, ये भी सही है। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा पार्ट 10 भी कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हम लोग जितने जितने चैप्टर्स हो चुके थे, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 4A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है हमारे लॉ में, हमारे पॉलिटी पोर्शन में हमारा ऑलमोस्ट पार्ट 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन इन द स्टेट। ये थोड़ा डीप टॉपिक है, तो उसको अपन डिटेल में करेंगे। तो हम पार्ट 11 पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात किया गया है कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होगा, सेपरेशन ऑफ पावर जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसके बारे में दिया है। और इसका रेंज है 245 से लेके 263। लेजिस्लेटिव रिलेशन चैप्टर 1 में दिया गया है 245 टू 255, और चैप्टर 2 में दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 टू 263। अब इसके MCQs करेंगे और उसके बाद टॉपिक्स में चलेंगे। तो पार्ट 9 जो है वो बात करता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट की। चैप्टर 1 बात करेगा लेजिस्लेटिव रिलेशन में, इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर पढ़ेंगे। 245 क्या बात करता है? 245 बात करता है कि जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके पास पावर है क्या करने की? इसके पास पावर है रूल्स बनाने की, ठीक है। तो लॉज बना सकती है होल ऑफ इंडिया या फिर जो भी उनके टेरिटरी का पार्ट हो उनके लिए बना सकती है। किसी भी पार्ट, किसी यूटी के लिए लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, और स्टेट बना सकती है लॉ किसी भी स्टेट के लिए। और जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी जस्ट बिकॉज उसको उस जगह पे लॉ बनाने की पावर नहीं थी, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के कारण वो चीज़ इनवैलिड नहीं हो जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जस्ट 246 जो है वो बात करता है सब्जेक्ट मैटर की, किस किस मामलों में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। तो हमको बताया गया है कि 3 लिस्ट होते हैं, ठीक है। 7 शेड्यूल में दिया है, ये 3 लिस्ट के बारे में दिया गया है। तो कौन कौन सी लिस्ट है? लिस्ट नंबर 1 इज़ यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और स्टेट लिस्ट जो होता है वो थर्ड लिस्ट होता है, ठीक है। तो जो यूनियन लिस्ट होगा उसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, जो स्टेट लिस्ट होगा उसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट होगा उसमें दोनों मिलके बनाएंगे, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, और जो स्टेट लिस्ट होगा वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है किसी भी मैटर पे लिस्ट, किसी भी मैटर पे बनाने की पावर जो इंक्लूड नहीं है स्टेट में, मतलब किसी भी टेरिटरी जो है, कोई भी ऐसी टेरिटरी जो स्टेट में इंक्लूडेड नहीं है वहाँ के लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जो भी दिया गया है स्टेट लिस्ट में, ठीक है। जो लैंड स्टेट में नहीं आता तो वहाँ पे स्टेट लिस्ट के मैटर के लॉ भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, मानी यूनियन बना सकती है। अब ये 246 बात करता है GST के बारे में। तो GST के बारे में यही बोलता है कि जो लेजिस्लेचर है हर स्टेट का, उसके पास पावर होगी लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि इम्पोज किया जा रहा है बाय द यूनियन या फिर स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे लॉ बना सकते किसके लिए? इंटर स्टेट
ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी लॉ बनाया जा सकता है। और जो भी चीज़ होगा ठीक है। फिर 247 में दिया गया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट्स। पार्लियामेंट के पास पावर है कि इस्टेब्लिश कर सकती है एडिशनल कोर्ट, ठीक है, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ बाय द पार्लियामेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ द यूनियन। मतलब अलग से एडिशनल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है पार्लियामेंट। 248 में बात करते हैं रेसिड्यूरी पावर के लिए कि कुछ भी अगर कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में नहीं भी दिया है, मतलब किसी भी लिस्ट में कुछ भी नहीं दिया है, उस चीज़ को बनाने का पावर रखती है पार्लियामेंट। और इस चीज़ में हमारा लॉ मेकिंग पावर जो है वो एक्सटेंड कर सकता है टैक्स इम्पोजिशन, जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं दी, ऐसा टैक्स को भी इम्पोज कर सकती है पार्लियामेंट। 249 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगा स्टेट लिस्ट के मैटर में लॉ बनाने के लिए इन दी नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे बना सकती है, ठीक है। फिर आगे आते हैं। फिर जो पावर है पार्लियामेंट का, वो किसी भी मैटर स्टेट लिस्ट में बना सकती है अगर इमरजेंसी हो रहा हो, तो इमरजेंसी चल रहा हो, ऑपरेशन में हो तो, ठीक है। पहला बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी मैटर में, स्टेट लिस्ट के मैटर में लॉ बना सकती है, पहला बोला। दूसरा बोला कि अगर इमरजेंसी चल रहा है तो बना सकती है। फिर अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी आती है, जब पार्लियामेंट लॉ बना रही है और जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रही है, तो इसमें तो पार्लियामेंट को लॉ प्रिवेल करेगा। और जो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है वो एक्सटेंड ऑफ द रिपग्नेंसी, मतलब जो भी उसकी इनकन्सिस्टेंसी है वहाँ तक वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब अगर ये हमारा लॉ है, ठीक है, इसका दिस पार्ट इज़ इन कॉन्ट्ररी टू द पार्लियामेंट, तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा एक्ट ख़त्म नहीं होगा, बस जो इनकन्सिस्टेंट पार्ट है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। फिर 252 बात करता है कि 2 से ज़्यादा स्टेट चाहें तो मतलब कंसेंट दे करके ये बोल सकते हैं कि आप हमारे मैटर में, मतलब हमारे मैटर में लॉ बनाइए, ऐसा करके 2 से ज़्यादा स्टेट बोल सकती हैं। फिर लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा मामला है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसमें हमारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और उसमें एग्री किया किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, उसको पास उस चीज़ के लिए लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है, पार्लियामेंट करेगी इस चीज़ को। फिर 254 में बोलता है कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना रही है और कोई भी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बना रही है, उस केस में क्या होगा। अगर कोई भी लॉ इज़ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, इफ़ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ इज़ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिपग्नेंट, मतलब इनकन्सिस्टेंट है पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट के प्रोविजन के लिए, तो उस केस में क्या होगा। अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट में हो तो जो पार्लियामेंट का लॉ है वो उसके पहले आया उसके बाद आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रिवेल करेगा। और जो लेजिस्लेचर का लॉ है वो उसके जो इनकन्सिस्टेंसी है वहाँ तक वॉइड हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है इस वाले में और इस वाले में, तो हमारा 249 और 250 और लॉ में जो लॉ बन रहे हैं, 249 बोले तो स्टेट लिस्ट के मतलब ये वाले प्रोविज़न के लिए, मतलब जब पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती स्टेट लिस्ट में इन द नेशनल इंटरेस्ट, उस केस में, या 250 वाले केस में अगर कुछ भी लॉ बनाया जाता है तो उसके बारे में बात हो रहा है। तो आर्टिकल 251 और 254 में क्या डिफरेंस है, तो इसमें बोलता है कि अगर इनकन्सिस्टेंसी हो रही है पार्लियामेंट्री लॉ जो कि बनाया गया अंडर आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 249 बात करता है नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट बना सकती है, और 250 बात करता है इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ठीक है। तो उन दोनों केस में के बारे में बात करते हैं, इनकन्सिस्टेंसी हो रही है बट ड्यूरिंग इन आर्टिकल 249 एंड 250, और यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी हो रही है पार्लियामेंट्री लॉ और स्टेट लॉ में जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर, ये यहाँ पे 249 250 का बात दिया गया, यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट का बात दिया गया। ये पार्लियामेंट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है लेजिस्लेट करने के लिए स्टेट लिस्ट में,
और ये पार्लियामेंट की नॉर्मल पावर है लेजिस्लेट करने के लिए कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। और जो स्टेट का लिस्ट है वो वैलिड रहेगा अनलेस दे आर रिपग्नेंट, मतलब जो स्टेट का लिस्ट है वो वैलिड रहेगा, बट अगर वो उस इनकन्सिस्टेंट होता है पार्लियामेंट्री लॉ के लिए तब वो उस चीज़ को इनवैलिड कर सकते हैं, इनऑपरेटिव बना सकते हैं। वेयर जो स्टेट लिस्ट है वो वॉइड रहेगा टू द एक्सटेंड ऑफ द रिपग्नेंसी अनलेस इट रिसीव द प्रेसिडेंशियल असेंट। प्रेसिडेंशियल असेंट मिलेगा तब वो वैलिड होगा, वरना वो वॉइड रहेगा। यहाँ पे इनवैलिडिटी हो रही है, यहाँ पे वॉइडनेस है। और यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया गया रिपग्नेंसी को सेव करने का। यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है कि अगर चाहे तो 354 के 2 में जो भी लॉज बनाए गए हैं वो प्रिवेल कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट का असेंट मिला तो, ठीक है। और यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की बात की गई है। 251 में बोलता है कि पार्लियामेंट जब है वो स्टेप इन करेगा इनटू द स्टेट लिस्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कोई यार स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में करेगा अगर रिजोल्यूशन लाया गया है इन राज्यसभा अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट या फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो तब। और यहाँ पे बात करता है रूल ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। नॉर्मल ऑपरेशन है जो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। सेविंग क्लॉज यही है कि आर्टिकल 250 के 2 में दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है स्टेट के जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं तो वो ख़त्म नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी इसमें सवाल करते हैं 254 के 2 में क्या दिया गया है, असेंट के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो 250 के 4 के 2 में क्या दिया गया, असेंट के बारे में दिया गया है कि कोई भी लॉ व्हेनेवर लेजिस्लेचर जो है वो बनाती है, किसी स्टेट लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाती है कॉन्करेंट लिस्ट में, और वो जो प्रोविज़न है वो रिपग्नेंट है, मतलब इनकन्सिस्टेंट है कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट बनाती है उससे, तो जो भी लॉ लेजिस्लेचर बना रही है वो उस चीज़ को कंसिडरेशन के लिए रख सकती, रिजर्व कर सकती फॉर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अगर उसमें असेंट दे देता है तो वो उस जगह पे प्रिवेल करेगी, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज सेविंग क्लॉज है, वो पार्लियामेंट को रोकेगी नहीं कोई भी लॉ बनाने के लिए सेम मैटर में, या तो उसको बना के लॉ को ऐड करे, अमेंड करे, वेरी करे, रिपील करे, कर सकती है जब चाहे। पार्लियामेंट को रोक नहीं रही है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको वैलिड करार कर सकते हैं। चलिए, तो असेंट जो वर्ड असेंट दिया गया है हमारा 254 के 2 में, उसका मतलब क्या है। जो एसेंट का वर्ड है यहाँ पे, तो सबसे पहले वो फॉर्मेलिटी तो हरगिज़ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेलिटी, एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, मगर अगर प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया है तो वो अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर एनेक्ट कर सकती है ऑन द सेम सब्जेक्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। और यहाँ पे एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो रहा है ऑफ द माइंड ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट ऑफ द माइंड इज़ प्रपोज्ड बाय द सेम स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग दी रेपग्नेंसी, तो इसका आंसर डी होगा। मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं, रेपग्नेंसी में भी अप्लाई करेगा और सेम सब्जेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ ऑलरेडी बना चुकी है उसी चीज़ में स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। 250 के 4 के 2 में जो दी गई है कौन से मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 254 में हम कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और 251 वाले में हम किसके बारे में बात कर रहे थे, अगर कोई लॉ बनाया गया है अंडर 249 एंड 250 तो उसके बारे में बात कर रहे थे। लेजिस्लेशन ऑफ कौन सा मतलब लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाला कौन सा था बताइए। अब सेक्शन वाले सवाल आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले सेक्शंस याद कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। पूरे सेक्शंस को हम बैठ करके अच्छे से 245 से लेके 255 अच्छे से याद करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। 245 से ले करके 245 टू 255 हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 245 में क्या बोला है, लॉ मेकिंग पावर बोल सकते हैं, किसकी, दोनों स्टेट और सेंटर की। फिर 246 में क्या बात कर रहा है, सब्जेक्ट मैटर, पहले पावर है दोनों की ये बात कर रहा है, फिर दूसरा बात कर रहा है सब्जेक्ट मैटर की, कौन से सब्जेक्ट में करेंगे। फिर 247 बात करता है किसके बारे में, एडिशनल कोर्ट के बारे में,
एडिशनल कोड का एस्टैब्लिशमेंट कर जा सकता है। 248 में किसके बारे में बात करता है? रेसिड्यूरी पावर के बारे में। कुछ नहीं रहता उसके लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, मतलब कुछ भी स्टेट लिस्ट में कहीं भी किसी भी लिस्ट में प्रोवाइडेड नहीं, उसके लिए भी लॉ बनाने की पावर रखती। 249 में क्या दिया गया है? तो नेशनल इंटरेस्ट के मामले में बनाया जा सकता है, नेशनल इंटरेस्ट का आ गया, ठीक है। फिर 250 में क्या दिया गया? 250 में दिया गया है एमरजेंसी रहेगा तो, एमरजेंसी। फिर 251 बात करता है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट है जो लॉ बना सकती है इन दी स्टेट लिस्ट, तो सुप्रीम हुई ना। फिर 250 के 252 में क्या दिया गया है? कंसेंट। कंसेंट किसकी? कंसेंट ऑफ 2 और मोर स्टेट। कंसेंट ले करके कोई भी स्टेट जो है वो क्या कर सकता है? सेंटर को बोल सकता है, पार्लियामेंट को बोल सकता है कि हमारे एक मामले में आप बनाइए लॉ, ठीक है। 253 जो बात करता है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में बात करना, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में समझ लीजिए। फिर 254 में क्या बात करता है? 254 में बात करता है रेपग्नेंसी के बारे में। अगर इनकन्सिस्टेंसी बोल सकते, इनकन्सिस्टेंसी होती है तो उस केस में क्या होगा? इनकन्सिस्टेंसी। फिर 255 में क्या दिया गया है? 255 में प्रोसीजर दिया गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट अपने लिए नहीं है, ठीक है। तो 245 में क्या दिया? लॉ मेकिंग पावर दी गई है, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों की है। 246 में सब्जेक्ट मैटर के बारे में दिया गया है। 247 में एडिशनल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट दिया गया। 248 में रजिस्ट्री पावर दी गई है। 249 में नेशनल इमरजेंसी हो इसके बारे में दिया गया। 250 में एमरजेंसी के बारे में दिया गया, 249 में नेशनल इंटरेस्ट में किया जा सकता है, 250 में एमरजेंसी के बारे में दिया गया। 251 में सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट दिया गया है। 252 में कंसेंट्स लेंगे, सारे स्टेट्स कंसेंट दे करके पार्लियामेंट को बोल सकते कि आप लॉ बनाइए। फिर 253 में इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को करने की बात की गई। 254 में क्या दिया गया? इनकन्सिस्टेंसी अगर होती है किसके? लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, तो कौन जीतेगा, ठीक है। फिर 255 में प्रोसीजर के बारे में दिया गया। चलिए अब सवाल लगाते हैं। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट में लाना है, इसके बारे में कहाँ दिया गया है? तो 253 को मैं देखती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ? इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ये। 255 में प्रोसीजर के बारे में दिया गया है। 251 में क्या दिया गया? 251 में दिया गया पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। 254 में दिया गया है इनकन्सिस्टेंसी। और दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है लॉ जो भी बनाया गया है इन दी स्टेट लेजिस्लेचर, और यहाँ पे ये वॉइड हो जाता है, ठीक है। उसका आंसर होगा इंटरनेशनल एग्रीमेंट 253 होगा, ठीक है। आगे आते हैं। फिर हमारा जो है आर्टिकल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि इनैक्ट किया गया था मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन आफ्टर द स्टॉकहोम को इफेक्ट में लाने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उसके बारे में कहाँ, मतलब किस वजह से उस चीज़ को लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये DPSC SP है जो कि बात करता है इन्वायरमेंट की और वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ की। 243 के G में क्या दिया गया? पंचायत के बारे में दिया गया था। तो हमने कैसे याद किया गया था कि अगर आपके पास पावर हो जाता, आप जज बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, APO बन जाते हैं, तो आपके पास क्या आएगा? पावर आएगा। तो पावर आएगा तो आपको क्या लोग बोलेंगे? जी करके बात करेंगे, जी बोलेंगे आपको। तो ये हो गया जी, 243 का जी मैंने आपको याद कराया है पूरा का पूरा। फिर 253 में दिया गया है किसके बारे में? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में। और 248 का 1 बात करता है रेसिड्यूरी पावर के बारे में कि पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो कुछ भी बना सकती है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ, मतलब कुछ भी लॉ बना सकती, जो कि कहीं नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, कहीं भी रेफरेंस नहीं, उसको भी बना सकती है, किसी भी लिस्ट में प्रोवाइडेड नहीं है तब भी। फिर कॉन्करेंट विच आर्टिकल डज रिफर टू द कॉन्करेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट? कॉन्करेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कौन सा बात करता है? तो कॉन्करेंट पावर के बारे में बात करें तो ये होगा हमारा। चलिए ये सब क्या है? GST मैंने आपको पढ़ाया था। तो 269 के A में क्या दिया गया? 269 के A में दिया गया है GST के बारे में, सारे GST के बारे में। तो यहाँ पे लेवी और कलेक्शन के बारे में बात किया गया, कैसे लगाया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा,
इसके बारे में बात करता है, ठीक है। फिर 279 जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। 246 का एक इसके बारे में बात करता है। तो एम्पावर करता है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज, ठीक है। फिर आगे हमारा डी इसका आंसर होगा। फिर आगे आते हैं द पावर टू मेक लॉज वेस्ट इन द पार्लियामेंट। जो भी पावर है लॉ बनाने की स्टेट लेजिस्लेचर की, वो वेस्ट होता है किसके ऊपर? पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये डिक्लेरेशन कहाँ दिया गया है? तो ये डिक्लेरेशन दिया गया है अंडर आर्टिकल 245, ठीक है। 7 शेड्यूल में क्या दिया गया है? लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। फिर 246 में क्या दिया गया? 246 में सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, किस किस सब्जेक्ट्स में कौन कौन लिस्ट बनाएगा, मतलब कौन कौन मैटर में बोलेगा। फिर 253 में क्या बात करता है? 253 में बात करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को अपने को अप्लाई करना है। तो इसका आंसर ये होगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कैसे आया था? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि इन्वायरमेंट को अपने को बचाना है। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए इंडिया में लॉ लाया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 58 में क्या दिया गया है? 58 में दिया है 258 में दिया गया है कि यूनियन चाहे तो स्टेट को पावर्स दे सकती है। 255 में क्या दिया? 255 में प्रोसीजर दिया गया है। और 254 में अगर इनकन्सिस्टेंसी आती है इन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लॉ और मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है वो अप टू द रिपग्नेंसी इनवैलिड हो जाएगा या फिर वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड नहीं वॉइड हो जाएगा। फिर टेरिटोरियल नेक्सस का डॉक्ट्राइन कहाँ दिया गया है? सबसे पहले टेरिटोरियल नेक्सस होता क्या है? टेरिटोरियल नेक्सस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जो कि डिटरमाइन करता है कि लेजिस्लेचर जो भी स्टेट का है वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है। जो भी लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेचर के, वो कॉम्पिटेंट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, मतलब अपनी टेरिटरी से बाहर जा कर के भी लॉ बना सकते हैं, उसके लिए कॉम्पिटेंट है। जैसे 245 का इसका आंसर 245 होगा। 245 में दिया गया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपने एरिया में रह करके, टेरिटरी में रह के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो नेक्सस का एक्सेप्शन है कि अगर कोई सफिशिएंट रीज़न है या फिर सब्सटेंशियल कनेक्शन है बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर और स्टेट के बीच में, तब चाहे तो वो बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्री भी लॉ बना सकती है, ठीक है। इसका आंसर होगा 245। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया बताइए? आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करते हैं। कोई भी लॉ बनाया जा रहा है जो कि इनकन्सिस्टेंट है विद दैट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। 211 किस बारे में बात करता है? 211 बात करता है, ये हमारा स्टेट का पार्ट है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी जज के कंडक्ट को, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, किसी भी हाई कोर्ट का जज हो, उसको उस कंडक्ट को डिस्कस नहीं करता विद इन द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। और 212 उसका अपोजिट है कि कोई भी कोर्ट जो है वो किसी भी प्रोसीडिंग जो लेजिस्लेचर में हो रही है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। मतलब ना एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी में इंटरफेयर करेंगे और ना जुडिशरी लेजिस्लेचर में इंटरफेयर करेंगे। 300 में क्या दिया गया बताइए? 300 में दिया गया है कि जो भी सूट्स फाइल होंगे फॉर में या अगेंस्ट में, मतलब खुद फाइल करते हैं, कोई भी सूट अगर गवर्नमेंट फाइल करेगी या अगेंस्ट में फाइल करेगी तो वो स्टेट के नाम पे होगा और उसमें कोई भी इंडिविजुअल जो होगा वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो ये सूट्स एंड प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है क्या? 300 गवर्नमेंट केस कर भी सकती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस हो भी सकता है। अब ये बात करते हैं रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर के बारे में कहाँ दिया गया? 246 में क्या दिया गया? सब्जेक्ट मैटर के बारे में दिया गया है, ठीक है। फिर 247 में क्या दिया? एडिशनल कोर्ट के बारे में दिया गया है। 248 में क्या दिया? इसके बारे में रेसिडुअल पावर के बारे में 248 में दिया गया। और 250 में क्या दिया गया? इमरजेंसी के बारे में दिया गया। इमरजेंसी में जो पावर होती है जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास, जो पार्लियामेंट के पास होती है, उसके बारे में दिया गया। फिर कॉन्करेंट पावर टू इम्पोज टैक्स। कॉन्करेंट पावर टू इम्पोज टैक्स, टैक्स के बारे में अगर देखा जाए तो टैक्स के बारे में कहाँ दिया गया है हमारा? 246 में क्या दिया गया है? सब्जेक्ट मैटर दिया गया है। लिस्ट 3 ऑफ दी शेड्यूल 7। तो लिस्ट 3 ऑफ शेड्यूल 7 क्या है? स्टेट लिस्ट है, ठीक है। जो 307 है
वो बात करता है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। इसमें बस यही बोला कि पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कर सकती है फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, ठीक है, विद इन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। फिर आर्टिकल 246 के ए में दिया गया है क्या कि जो कॉन्करेंट पावर है टू इम्पोज टैक्सेस, तो हमारा 246 वैसे भी जीएसटी के बारे में बात करता है। फिर कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बात करता है लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ द लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर मैं शब्द देखूंगी नेशनल इंटरेस्ट तो कौन सा सेक्शन, कौन सा लगाऊंगी मैं, 249 लगाऊंगी। अगर मैं देखूंगी इमरजेंसी शब्द की, इमरजेंसी के बारे में एक सिचुएशन में क्या होगा, तो मैं 250 लगाऊंगी। अगर मैं देखूंगी कि कंसेंट दे रही है, स्टेट्स कंसेंट दे रहे हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे लिए लॉ बनाइए, तो मैं करूँगी 252। अगर मैं देखूंगी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटी के बारे में बात हो रही है, तो मैं लगाऊंगी 253, ठीक है। फिर आगे आते हैं जो पार्लियामेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए इन दी स्टेट लिस्ट, जिसमें लॉ बनाने के लिए पावर देता है, ये कहाँ दिया गया है, तो ये हमारा दिया गया 251 में, ठीक है। 245 में क्या बोलता है कि सबके पास लॉ मेकिंग पावर है, किसके किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब यूनियन के पास है। 249 बात करता है नेशनल इंटरेस्ट में बनाया जा सकता है। 251 बात करता है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। और 253 तो बात करते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट की। तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा 281 का बी होगा आंसर, 49 होगा इसका आंसर, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, जो स्टेट लिस्ट में जो भी मामला होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट माने यूनियन लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल ये है कि इनकन्सिस्टेंसी हो रही है किसके किसके बीच में, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ द स्टेट जो है नेशनल इंटरेस्ट को डिक्लेयर कर चुके हैं, नेशनल इंटरेस्ट में किया जा सकता, रिजोल्यूशन पास हो चुका है, तो ये कहाँ दिया गया है, तो नेशनल इंटरेस्ट शब्द देखूंगी तो मैं कहाँ लगाऊंगी, तो नेशनल इंटरेस्ट लगाऊंगी 49 में। 51 में क्या दिया गया है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के बारे में बात की गई है कि पार्लियामेंट जो है, यहाँ पे 251 में बात करते हैं इनकन्सिस्टेंसी के बारे में। अगर 249 का और 250 वाला जो प्रोविज़न के मतलब रहते हुए 249 में नेशनल इमरजेंसी, 250 में 249 में नेशनल इंटरेस्ट और 250 में इमरजेंसी रहेगा, तब अगर जो लॉ बना सकती है उसके बारे में बात करूँगी तो 51 होगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करूँ 253 होगा। और इनकन्सिस्टेंसी आ रही है इन द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो उसके बारे में बात करूँ 254 होगा, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अगर अप्लाई करना है तो कौन सा आएगा, 253 आएगा। 48 में क्या दिया है, रेसिडुअरी पावर दिया गया है। 254 में दिया गया है इनकन्सिस्टेंसी के बारे में। 247 में क्या दिया गया, एडिशनल कोर्ट के बारे में दिया गया। 246 में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में दिया गया। 254 में क्या दिया, इनकन्सिस्टेंसी के बारे में दिया। 253 जो है इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल एग्रीमेंट की अगर बात करूँगी मैं तो। चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो अगर मैं देखूँगी कंसेंट तो मैं क्या करूँगी, कंसेंट में 252 करूँगी। अगर मैं देखूँगी इमरजेंसी तो मैं क्या करूँगी, 250 करूँगी। और मैं देखूँगी इंटरनेशनल एग्रीमेंट तो 253 करूँगी। और जब मैं देखूँगी नेशनल इंटरेस्ट तो 249 करूँगी। तो हो गया, इसका आंसर आ जाएगा फिर मैच द फॉलोइंग करके। चलिए, अभी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हमारा क्लैट वगैरह में आता है तो उस पर हमको नहीं जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल देखते हैं। ट्विन रिक्वायरमेंट टेस्ट टू डिटरमाइन द रिपग्नेंसी को डिटरमाइन करने के ट्विन टेस्ट क्या क्या है। तो सेंटर और स्टेट के लिस्ट के बीच में इनकन्सिस्टेंसी होनी चाहिए, रिपग्नेंसी होनी चाहिए, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट हैज़ बिन रिजर्व होना चाहिए। 254 की अगर बात करूँगी मैं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ है, हमारा जो स्टेट एक्ट है वो रिजर्व होना चाहिए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड स्टेट एक्ट है जो रिसीव करेगा प्रेसिडेंट का एसेंट, ठीक है। फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम डॉक्ट्राइन को देखते हैं। तो फर्स्ट डॉक्ट्राइन क्या बात कर, रिपग्नेंसी का मतलब इनकन्सिस्टेंसी होती, अगर इनकन्सिस्टेंसी होती है
इन द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा पार्लियामेंट अगर जो भी लॉ बनाती है वो प्रिवेल करेगा। ये चीज़ दिया है 254 में। फिर पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब ये है कि ट्रू नेचर को देखना है अपने को, मतलब पिथ देखना है, उसका जो कोर देखना है, उसको देखना है कि वो जो लेजिस्लेचर बना रहा है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, और जो भी मतलब एक्सीडेंटल ओवरलैपिंग होती है वो उसके पावर के बाहर तो नहीं जा रही है। मतलब अगर कोई चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता, ये तो हमारा करेलेबल लेजिस्लेशन है। लेकिन ये वाला है कि उसका जो बेसिक कोर होना चाहिए वो उसके लिए उसके पास पावर होनी चाहिए। फिर जो कलरेबल लेजिस्लेशन होता है उसके बारे में ये दिया गया है कि कोई भी चीज़ अगर स्ट्रक डाउन करी गई है तो पार्लियामेंट अगर इनडायरेक्टली उसको करना चाहे तो वो वैलिड नहीं हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर डायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली मना किया गया है तो इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता है। कलर चेंज करके आप नहीं आ सकते, तो ये कलरेबल लेजिस्लेशन है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर द लेजिस्लेचर इनैक्टेड एन एक्ट subject west on the state legislature by the constitution of India, it accidentally क्या होता है, is accidentally if accidentally the provision of such law operates on the subject where exclusively, मतलब एक्सीडेंटली जो स्टेट लॉ एक्ट का जो हमारा एम्बिट है वो पार्लियामेंट के एरिया में आ जाता है, तो वो जो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे पिथ एंड सब्सटेंस। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली गलती से अगर दूसरे के क्षेत्र में आप पहुंच गए तो उसको बोलेंगे पिथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्राइन। और कोई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी केस है वो इनकंसिस्टेंस है between a law made by the parliament and the law made by the state legislature। कोई भी चीज़ अगर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रही इनकंसिस्टेंट पार्लियामेंट और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, तो उसको क्या करेंगे हम, उस एक्सटेंट तक उसको वॉइड कर देंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी उसको वॉइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबका मीनिंग हम देखते हैं। तो विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं हमारा कलेबरेबल लेजिस्लेशन के बारे में। ठीक है, तो डी का 1 होगा, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर दूसरा है पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में, तो अगर लॉ इज नॉट वैलिड इवन दो ट्रेंचेस एक्सीडेंटली इनटू लिस्ट ऑफ अनदर, तो ए का 3 होगा। ठीक है, ए का 3 मतलब सी होगा, तो बी का 2 होगा। बी का 2 क्या होता है, doctrine of incidental encroachment, the part of the statute which is bad could not be served from the rest। अच्छा रुकिए, ये तो परफेक्टली फाइन है। 2 का 1, इसका आंसर होगा डी। ए का 4 होगा, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस ट्रू नेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को हम देखेंगे कि ट्रू नेचर होना चाहिए। ठीक है, ट्रू नेचर ऑफ दी एंड द कैरेक्टर ऑफ द लेजिस्लेशन के बारे में सोचेंगे हम। फिर एक्सीडेंटल एंक्रोचमेंट, मतलब एक लॉ दूसरे लॉ में गलती से एक्सीडेंटली दूसरे लिस्ट में ट्रेंच्ड हो जा रही है। और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब गुड पार्ट को बैड पार्ट से हम सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे आते हैं। ये सब एलेट का क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी जुडिशरी का नहीं है। 299 जुडिशरी का, ये जुडिशरी का क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं। तो वेयर लॉ इज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द सब्जेक्ट एनॉमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है इन द कॉन्करेंट लिस्ट, और जो प्रेसिडेंट है वो असेंट दे सकता है। तो रिपग्नेंसी होती है टू द अर्लियर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, रिपग्नेंसी टू द अर्लियर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो वो क्या, उसका क्या होगा, तो वो वैलिड होगी, शैल प्रिवेल इन द स्टेट, क्योंकि अगर एसेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट का तो वो वैलिड हो जाता है और उसमें वो अप्लाई करेगा उस स्टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी लॉ जो भी लॉ बनाया जा रहा है पार्लियामेंट का वो वैलिड रहेगा अगर वो एक्सीडेंटली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो जाता है, तो वैलिड इवन इफ द सब्जेक्ट इज कवर्ड इन दी, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 210 का ए होगा। अगर वो वैलिड होगा, अगर वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन उसका हो जाता तब भी वो वैलिड होगा। चलिए
डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज स्ट्रिक्ट एंड टेक्निकल सेंस अप्लाई टू। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टर सेंस में अप्लाई कहाँ करता है, तो ये अप्लाई करता है यूएसए में। ए लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, जहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है तो वो क्या होगा, तो वो रहेगा वैलिड रहेगा, तो नॉट डीम इनवैलिड। इसका आंसर होगा ए। इनवैलिड नहीं होगा, मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाहता है वैलिड होगा, बस उसको नॉट भी लगा दिया है, इनवैलिड भी लगा दिया, तो नॉट कट जाएगा तो डीम्ड वैलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में क्या बोलता है, तो क्या बोलता है, लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर में हैव देयर एप्लीकेशन टू द पीपल, डायरेक्ट रिलेशन टू सच टॉपिक। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट बताइए, और सवाल ये है कि कोई स्टेट लेजिस्लेशन जो है एनक्रोच करता है यूनियन लेजिस्लेशन में, और कोर्ट विल डिसाइड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द लेजिस्लेचर एंड वैलिड बाय अप्लाइंग, तो कोर्ट डिसाइड कर सकती कौन से डॉक्ट्राइन लगा के अप्लाई कर सकती है कि ये चीज़ सही था कि नहीं था। दूसरे की फील्ड में जा रहा है, स्टेट यूनियन की फील्ड में जा रहा है, तो यहाँ पे पिथन सब्सटेंस होगा क्योंकि अपने जुरिडिक्शन से बाहर काम कर रहे हैं, और दूसरा होगा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब दोनों के लॉ को हम लोग ऐसे करेंगे कि दोनों में बैलेंस बना रहे, हारमोनी रहे, तो इसका आंसर होगा 3 एंड 4। तो जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज मीन्स नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी दिया हो उस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं करेगा, ये बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज दिया गया है, तो ये बोलता है कि जो हमारा 246 है वो प्रिवेल करेगा ओवर 254, तो ये आंसर सही है। फिर यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट की टैक्स पे लॉ बनाने की इन द केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, ठीक है, ये भी सही है, इसका आंसर होगा 1 और 2। ये गलत होगा क्योंकि लेजिस्लेचर को पावर दी गई है फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऐसा नहीं है। चलिए आगे आइए, ये सवाल का जवाब दीजिए, यूनियन टू लेजिस्लेट इज डिराइव फ्रॉम, जो पावर है यूनियन की लेजिस्लेट करने की वो कहाँ से ली गई है। 246 में बोलता है कि स्टेट यूनियन के पास पावर होगी यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की, फिर लिस्ट 1 जो है वो यूनियन के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पावर नहीं दी गई, बस लिस्ट का नाम दिया। 3 जो है वो स्टेट लिस्ट है, और ये, और 244 में क्या दिया गया, अभी मैंने पढ़ाया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बात करते, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस किस में फॉल करता है, तो ये हमारे स्टेट लिस्ट में फॉल करता है। अभी हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था यूटीज़ के बारे में, तो जो यूटी का जो दिल्ली है 239 के ए में ये दिया गया था कि दिल्ली के पास जो है, दिल्ली का जो लेजिस्लेचर होगा उसके पास पावर होगी हर चीज़ करने की, एक्सेप्ट पुलिस, जो कि स्टेट का मामला होता है, मतलब जो दिल्ली की लेजिस्लेचर होती है वो स्टेट लिस्ट के हर मैटर में मामले में बोल सकती है, बट किस किस मामले में नहीं बोलेगी, तो पब्लिक ऑर्डर के मामले में, पुलिस के मामले में, और लैंड के बारे में नहीं बोलेगी वो। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन हुआ, इसीलिए स्टेट लिस्ट में आता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन की तरह वहाँ पे फॉल किया था। फिर आगे आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। अगर इंटरप्रिटेशन करना है अपने को तो कौन सा वो आएगा हमारा, तो पिथन सब्सटेंस आएगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर तो कुछ नहीं होता, प्रिकॉशनरी अप्रोच थोड़ा सा ये कुछ होने से पहले प्रिकॉशन लेना। स्टे डिसाइसिस का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का वो अप्लाई करेगा ऑन दी बाइंडिंग ऑन दी लोअर कोर्ट्स। तो ये कहाँ दिया गया था, कौन से आर्टिकल में दिया गया था, आर्टिकल 141 में दिया गया। जो भी डिसीजन जो दिए गए, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यही चीज़ है स्टे डिसाइसिस का प्रिंसिपल। चलिए, तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किससे किया गया था, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 246 का ए से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है,
फिर जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज जो है 246 के 1 में दिया गया है, उसको जज कब इन्वोक करते हैं, जब स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को वैलिडिटी को चेक करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल यहाँ पे दिया गया नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज मतलब ये जो दिया गया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दी सेक्शन 2 और 3, तो पार्लियामेंट के पास पावर होगा। 2 और 3 में क्या दिया है, हम 2 और 3 में क्या दिया हमको मतलब नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर होगा। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट यूज़ करती है जब डिसाइड करना रहता है स्टेट लेजिस्लेचर का। तो ये अप्लाई कब करेगा, जब कोई भी चीज़ को हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से, मतलब दोनों में हारमोनी बैलेंस बना करके अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाती, तब इसका जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग को देख करके जजेस फैसला करते हैं रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर होगा बी। 246 किसके बारे में बात करता है, 246 बात करता है पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने का यूनियन लिस्ट में। ठीक है, तो यही होगा, इसका आंसर बी होगा। चलिए आते हैं आगे। सवाल है कि रेसिडुअरी पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो रेसिडुअरी पावर रखती है, कब रखती है, ऑल द टाइम। वॉर के टाइम पे ज़रूरी नहीं है, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के उस पर अप्लाई नहीं करेगा, एनी टाइम रेसिडुअरी पावर रखती है कौन, पार्लियामेंट। फिर आगे आते हैं, एक्सक्लूसिव पावर है रिस्पेक्ट टू द मैटर एनी मैटर नॉट एमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं दिया गया ऐसे मैटर को पार्लियामेंट जो है वो पावर रखती बनाने का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिडुअरी पावर बोलते हैं। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। रेसिडुअरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। रेसिडुअरी पावर वेस्ट किसके पास करती है, पार्लियामेंट के पास करती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है वो किसको देती है, तो यहाँ पे अपना होगा आंसर यूनियन को देती है। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट सही आंसर होगा। फिर जब पार्लियामेंट के पास पावर है लेजिस्लेट करने की विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट नेशनल इंटरेस्ट में, कब करेगी, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर आती है लेजिस्लेट करने की स्टेट लिस्ट में, तो ये कब करेगी, जब राज्यसभा करेगी। राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन लाएगी, तब पार्लियामेंट के पास पावर होगी स्टेट लिस्ट में नेशनल इंटरेस्ट में लॉ बनाने की। कि ये बोला जा रहा है कि 249 का जो लॉ बनाया गया, रेजोल्यूशन पास किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट से, तो वो इन फोर्स में कब तक रहेगा, तो मेरे हिसाब से दिस विल बी 1 ईयर, बट स्टिल वी विल लुक अपॉन द बेयर एक्ट। तो यहाँ पे 249 में जो दिया गया था नेशनल इंटरेस्ट में बनाया जा रहा है, वो इफेक्ट में कब तक रहेगा, तो यहाँ पे होगा 6 मंथ। ठीक है, लेट्स रीड ऑल वे थ्रू। यहाँ 6 मंथ किसी और चीज़ के लिए लिखा गया है। तो रिजोल्यूशन जो पास किया गया है क्लॉज 1 में, वो इन्फोर्स कब तक रहेगा, 1 ईयर, 1 ईयर तक इन्फोर्स में रहेगा वो। ठीक है, आगे आते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। फिर जो भी रिजोल्यूशन पास किया जाता है बाय दी काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा, वो कब तक रहेगा वैलिड, तो 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, इन्फोर्स में रहेगा। फिर जो हम लोग बोल रहे हैं द लॉ मेकिंग पावर है पार्लियामेंट की विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 250, वो ख़त्म होगा किस कंडीशन में, तो किस कंडीशन में ख़त्म होगा उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो पावर है किसकी, पार्लियामेंट की लॉ बनाने की इन द स्टेट लिस्ट के मैटर में। ठीक है, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी पावर में हो तो पार्लियामेंट के पास पावर है बनाने की। ठीक है, बना सकती है। फिर जो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वुड बी नॉट बट बी इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन कम्पिटेंट टू मेक श्योर। पार्लियामेंट कम्पिटेंट थी नहीं थी उससे मैटर नहीं करता है। ये जो है हमारा सीज टू हैव इफेक्ट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द, मतलब प्रोक्लेमेशन के ख़त्म होने के 6 मंथ के अंदर उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो प्रोक्लेमेशन विद इन 6 मंथ ऑफ द प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट। ठीक है, तो सी होगा इसका आंसर।